हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th के मैथ में प्रश्नावली 6B के क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। चित्र में यदि कोण ए बराबर 50, कोण बी बराबर 60, तो कोण सी, कोण डी, कोण ई तथा कोण एफ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से हमें 4 कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का भी फिगर हम बनाएंगे। ठीक है, तो फिगर हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, देखिए आप लोग, देखिए। ठीक है, ये फिगर हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर ये हमारे पास है। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि ये बी है और ये सी है और ये डी है और यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है ये ए है और ये दिया हुआ है हमारे पास एफ और ये दिया हुआ हमारे पास ई। ठीक है, ये एफ दिया हुआ है और ये ई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ए और बी का मान हमारे पास दिया हुआ है पहले से। ठीक है, तो जो चीज़ें दी हुई हैं उसे हम लिख लेते हैं। क्या दिया है इस क्वेश्चन में, दिया है ए बराबर हमारे पास कितना दिया है इस क्वेश्चन में 50 और बी बराबर हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया है 60। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या ज्ञात करना है, बी कामा सी कामा डी, डी कामा नहीं, बी तो हमारे पास दिया हुआ है, तो सी डी ई एंड एफ। ठीक है, ये चारों कोड हमें इसमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ से ये रेखा हमारे पास एक सरल रेखा दिख रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए बी और सी को अगर जोड़ देंगे तो 180 अंश के बराबर होगा क्योंकि ये एक सरल रेखा है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। क्यों हुआ, क्योंकि ये एक सरल रेखा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास ए और बी का मान दिया हुआ है, तो ए का मान 50 है और बी का मान क्वेश्चन में 60 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम सी का मान याद कर लेंगे, यह बराबर है 180 अंश के। अब देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ से सी का मान याद करें तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस ये 60 में 50 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा और इधर जाकर ये घट जाएगा 110। ठीक है, तो सी का मान यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, सी बराबर क्या आ जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, ये सी का मान हमारे पास आ गया। ठीक है, सी का मान हमारे पास 70 डिग्री आ गया है। अब देखिए सी एफ का शीर्षाभिमुख कोण है, ए जो है डी का शीर्षाभिमुख कोण है और बी ई का शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो ये सभी कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, तो सबसे पहले यही चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोण एफ बराबर कोण सी के। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, कोड एफ लिखें या एफ लिखें, बात एक ही है। ठीक है, तो आप लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो एफ का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, सी का मान हमारे पास 70 आया है तो एफ का मान भी हमारे पास 70 हो जाएगा। अब एफ का मान हो गया। अब देखिए यहाँ से ए को हम डी के बराबर लिख सकते हैं, तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, डी बराबर ए लिख सकते हैं। और ए का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए का मान हमारे पास क्वेश्चन में ही दिया हुआ था पहले से कि ए का मान 50 है। और यहाँ से हम देखिए यहाँ से ई का मान अगर ज्ञात करें तो ई बराबर किसके हो जाएगा, बी के, और बी का मान हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 60। ठीक है, ये क्यों हुआ, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम रीजन लिख देंगे कि शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पर, नहीं तो कोई पूछेगा कैसे आप लोग ये लिख दें, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से हम ये मान ज्ञात किए हैं। ठीक है, अब देखिए जो मान आया है इन सबको हम एक बार रख देंगे कि क्या क्या आया है। तो देखिए हमें क्या क्या ज्ञात करना था, सी का मान सबसे पहले, तो सी का मान हमारे पास आया है सी बराबर 70। ठीक है, और डी का मान हमारे पास आया है 50, ई का मान हमारे पास आया है 60 और एफ का मान हमारे पास आया है 70। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा
देखिए आप लोग यहाँ से देखिए, ठीक है, f का मान 70 और ये सब आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। ये पांचों क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे थे, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है, इसमें हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग इसको देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि चित्र में कोण BOD तथा कोण AOC की अर्धक OP और OQ है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि किरणों OP और OQ एक ही रेखा में है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग किताब रख लीजिए अपने पास और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। हम एक बार आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन को पढ़ दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फिगर हम बनाएंगे। तो फिगर हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, देखिए आप लोग, ये फिगर हमारे पास इस क्वेश्चन का दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से डॉट डॉट लाइन में है, ठीक है, ठीक है। ये है ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नाम दिया हुआ हमारे पास ये A है, ये हमारे पास Q दिया हुआ है, ये हमारे पास C है, ये B है, ये P है और ये D है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन का फिगर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है? ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 6 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ? चित्र में कोण BOD, ठीक है, कोण B यहाँ पर दिया हुआ O, ठीक है, इसका नाम O दिया हुआ। तो BOD इस कोण की बात कर रहा है, कोण BOD तथा कोण AOC इस कोण की बात कर रहा है, ये दोनों कोणों की बात कर रहा है कि अर्धक OP और OQ हैं। OP और OQ इन दोनों कोणों की अर्धक है। इस कोण का अर्धक OP है और इस AOC कोण का अर्धक OQ है, ठीक है। ये चीज़ हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि किरणों OP और OQ एक रेखा में है। कह रहा है कि OP और OQ जो है एक रेखा में है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में हमारे पास? देखिए दिया है, देखिए दिया हुआ है कि OQ तथा OP क्रमशः कोण AOC तथा कोण BOD के अर्धक हैं, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, अर्धक हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं, ठीक है। तो देखिए अगर अर्धक है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? देखिए आप कोण AOQ, ठीक है, AOQ को आप किसके बराबर लिख सकते हैं? हाफ कोण AOC। क्यों लिख सकते हैं? देखिए यहाँ से AOQ, ठीक है, AOC कह रहा है, AOC का अर्धक OQ है, ठीक है। तो अगर OQ अर्धक हो गया तो जो AOQ कोण हो जाएगा ये इस पूरे कोण का दोगुना हो जाएगा, यानी एक तरह से इसे हम ये कह सकते हैं कि कोण AOQ को हम लिख सकते हैं हाफ कोण AOC के बराबर, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिए COQ को भी, ठीक है, कोण COQ को भी यही चीज़ हम लिख सकते हैं कि हाफ कोण AOC, ठीक है। अगर ये अर्धक हो गया है तो ये कोण और ये कोण तो बराबर हो गया, ठीक है। और ये कोण जितना होगा, ठीक है, इसका डबल ये AOC हो जाएगा। तो इसका डबल अगर AOC है तो इसको अगर आपस में जब हम बराबर करेंगे तो कोण COQ को हम हाफ कोण AOC के बराबर रख देंगे, ठीक है। यही चीज़ हम यहाँ पर किए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए इस कोण COQ को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ कोण, देखिए AOC यहाँ पर है, AOC, ठीक है, AOC इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोण BOD लिख सकते हैं, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। AOC को हम क्या लिख सकते हैं? BOD। देखिए ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ से हम यही चीज़ लिखेंगे कि ये कोण बराबर हो जाएगा हमारे कोण BOD के, ठीक है। क्यों लिखे हैं ये चीज़ें? क्योंकि ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कारण सबसे पहले देंगे कि ये हमारा शीर्षाभिमुख, चूंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। आप लोग कारण देना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शीर्षाभिमुख कोण।
ठीक है, आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं। देखिए कोड COQ है हमारे पास। अब देखिए कोड, देखिए BOD को, हाफ कोड BOD को हम क्या लिख सकते हैं, कोड POD क्यों लिख सकते हैं, देखिए कोड POD, इस कोड को POD को क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि OP कोड BOD का अर्धक है, तो अगर OP कोड BOD का अर्धक है तो यहाँ से जो हो जाएगा हमारा POD, ये कोड होगा तो हमारा हाफ कोड BOD के बराबर होगा। तो हाफ कोड BOD है यहाँ पर, तो हम लिख दिए यहीं पर कि हाफ कोड BOD की जगह पर हम लिख देंगे कोड POD। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्यों ये हम लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इसे दर्शा देंगे, दिखा देंगे कि चूंकि, ठीक है, यहाँ पर नीचे लिख दीजिए, चूंकि कोड POD बराबर है हाफ कोड BOD के। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, ये हम कैसे लिख दिए। ठीक है, अब देखिए CD जो रेखा है, देखिए CD रेखा, ये एक सरल रेखा आप लोगों को दिख रही है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी कोण होंगे इन सबको हम आपस में जोड़ लेंगे और इनको 180 अंश के बराबर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले यही चीज़ हम लिखेंगे, चूंकि CD एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, CD एक सरल रेखा है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर सरल रेखा है ये, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोड COQ प्लस कोड AOQ प्लस कोड AOD प्लस कोड AOD बराबर 180 अंश। ठीक है, ये हम कैसे लिख दिए, देखिए आप लोग कोड COQ। ठीक है, देखिए कोड COQ, देखिए यहाँ पर इस कोड की बात हम कर रहे हैं, कोड AOQ इस कोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोड, उसके बाद देखिए कोड AOD। ठीक है, देखिए CD अगर सरल रेखा है तो इस तरफ के जितने भी कोड होंगे ये 180 अंश के बराबर होंगे और इस तरफ के भी जो कोड होंगे ये भी 180 अंश के बराबर होंगे। ठीक है, तो हम इस तरफ के कोडों को 180 अंश के बराबर लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर, देखिए कोड देखिए यहाँ पर कोड COQ है। ठीक है, देखिए कोड AOD को हम इस तरफ थोड़ा सा लाएंगे, कोड, इसको पहले लिख लेते हैं कोड AOD। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कोड AOQ। ठीक है, ये हमारा है 180 अंश के बराबर। ठीक है, अब देखिए कोड COQ को हम क्या लिख सकते हैं, कोड, देखिए यहाँ पर कोड COQ को हम क्या लिख सकते हैं, कोड POD लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, कोड COQ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है कोड COQ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोड POD, क्योंकि ये कोड आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण को हम आपस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, COQ की जगह पर कोड POD। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही चीज़ लिखेंगे, कोड POD प्लस कोड AOD। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा प्लस कोड AOQ। ठीक है, ये हमारा बराबर हो जाएगा 180 अंश के। ठीक है, अब देखिए कोड POD प्लस कोड AOD। ठीक है, इन देखिए ये कोड और ये कोड POD और कोड AOD, इन दोनों को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, कोड AOP के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों कोडों को जोड़ने पर ये कोड हमारा बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका कारण भी दे सकते हैं कि ये कोड POD क्यों लिखे हैं हम, तो यहाँ पर आप लोग इसका कारण दे दीजिए। ठीक है, कारण देना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, शीर्षाभिमुख कोड। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोड की वजह से यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों कोडों को आपस में हम क्या लिख सकते हैं, कोड POD कोड AOD, इन दोनों की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कोड AOP। ठीक है, कोड, ठीक है सॉरी, कोड POA या AOP लिखें, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, तो POA लिख देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोड AOQ। ठीक है, ये हमारे पास है और ये दोनों बराबर हैं 180 अंश के। ठीक है, यहाँ पर कोड AOQ है। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं 180 अंश के। अब देखिए कोड POA और कोड AOQ, देखिए POA और AOQ इस कोड की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कोड अगर मिलके
पी ओ ए और ए ओ क्यू, ये दोनों कोण अगर मिलके 180 अंश के बराबर हैं तो ये 180 अंश के बराबर कब होगा? जब पी क्यू एक सरल रेखा हो, तभी तो हम इन तीनों कोण को आपस में बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों कोणों को देखिए, पी ओ ए यहाँ पर एक कोण, इसको हम मान लें, इन दोनों कोणों को एक कोण माने हैं। ठीक है, और कोण ए ओ क्यू, इन दोनों को आपस में अगर हम बराबर, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा 180 अंश के बराबर तभी होगा जब पी क्यू एक सरल रेखा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही चीज लिखेंगे कि कोण, सॉरी यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, कोण पी ओ ए प्लस कोण ए ओ क्यू एक रेखीय युग्म बनाते हैं। ठीक है, एक रेखीय युग्म बनाते हैं। ठीक है, सरल रेखा है तो उसको हम रेखीय युग्म बोल रहे हैं। ठीक है, एक रेखीय युग्म बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर रेखीय युग्म बनाते हैं तो क्या लिख सकते हैं कि पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, पी ओ क्यू इसको हम सरल रेखा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देखिए अगर ये रेखीय युग्म बना रहे हैं तो हम पी ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं कि ये हमारी एक सरल रेखा है। ठीक है, तो यह चीज़ हम यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, इसलिए पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। ठीक है, अगर पी ओ क्यू एक सरल रेखा हो गई तो देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग फिगर में थोड़ा सा देखिए, अगर पी ओ क्यू यहाँ पर अगर सरल रेखा होगी तो ओ पी और ओ क्यू इसी रेखा पर तो हैं, तो इसका मतलब ओ पी और ओ क्यू भी एक रेखा होंगे। ठीक है, ओ पी और ओ क्यू भी एक रेखा होंगे, तभी एक सरल रेखा पर, अगर कोई भी चीज़ अगर एक सरल रेखा पर है तो वो भी एक रेखा ही तो होगी। ठीक है, तो यही हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। ठीक है, अतः क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, अतः ओ पी तथा ओ क्यू एक रेखा में हैं। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे कि OP और OQ एक रेखा में हैं। ठीक है, और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर हम पहुँच रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ, चित्र में रेखाएं यल तथा यम परस्पर एक बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित होती हैं कि a बराबर 30, सिद्ध कीजिए कि 5a माइनस बी बराबर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसका फिगर सबसे पहले हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है हमारे पास, देखिए आप लोग देखिए। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है a और यहाँ पर दिया हुआ है 30 और यहाँ पर दिया हुआ है b और यहाँ पर दिया हुआ है कि इस बिंदु का नाम हमारे पास O है। ठीक है, इस बिंदु का नाम O है और ये यल रेखा है और ये यम रेखा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एक बार हम दोबारा पढ़ लें, चित्र में यल तथा यम रेखा बिंदु O पर मिलती है। ठीक है, यल रेखा और यम रेखा बिंदु O पर मिलती है। ठीक है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि a बराबर 30। ठीक है, a का मान हमारे पास दिया हुआ है कि a का मान 30 है। ठीक है, वैसे भी अगर ये शीर्षाभिमुख कोण से अगर देखेंगे तो ये भी हमारा 30 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें दे दिया है कि a बराबर 30, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि दिया है हमारे पास इस क्वेश्चन में, क्या दिया है, a बराबर 30। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, सिद्ध करना है, इस क्वेश्चन में हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए आप लोग कि 5a माइनस बी बराबर 0। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में हम a का मान अगर हमारे पास है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से हम b का मान यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यल एक सरल रेखा है तो यहाँ से 30 डिग्री प्लस अगर b को जोड़ देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, हमारे 180 अंश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कि b प्लस 30 बराबर 180 अंश। क्यों 180 अंश हुआ, क्योंकि ये एक सरल रेखा है। ठीक है, सरल रेखा। ठीक है, ये हमारी सरल रेखा। अब देखिए यहाँ से अगर b का मान निकाले तो ये 180 माइनस 30। ठीक है, तो यहाँ से हमारा b का मान हो जाएगा 150। ठीक है, तो b का मान हमारे पास आ गया है कि 150 डिग्री है b का मान। अब देखिए a का मान हमारे पास 30 है और b का मान 150 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें सिद्ध क्या करना था कि 5a माइनस बी बराबर 0। ठीक है, तो इस पक्ष को अगर इस पक्ष के अगर हम बराबर कर देंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 5a माइनस बी बराबर 0 ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए इस पक्ष को हम लेकर यहाँ पर
ए और बी का मान अगर पुट करके अगर इसका मान भी 0 आ गया तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ हम पुट कर रहे हैं। ए का मान हमारे पास कितना है, 30 है। ठीक है, तो 5 गुणे 30 माइनस बी का मान हमारे पास 150 दिया हुआ है, और इसको हमें 0 को अगर बराबर करना है, सिद्ध अगर करना है तो 0 के बराबर इसे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5 या 15 150 हो जाएगा, 150 माइनस 150। ठीक है, अब देखिए इसे 0 के बराबर करना था, देखिए ये साइड हमारा क्या हो गया है, 0 हो गया। ठीक है, हमें यही करना था कि इस साइड को भी इस साइड के बराबर कर देना है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड, कि यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव। अगर देखिए इसको हिंदी में लेफ्ट हैंड साइड, इसको हिंदी वो इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको इंग्लिश में राइट हैंड साइड। ठीक है, हिंदी में बायां पक्ष और दाहिना पक्ष। ठीक है, तो बायां पक्ष और दाहिना पक्ष अगर बराबर हो गया तो ये हमें जो क्वेश्चन में प्रूव करना था वो हम प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर हम पहुंच रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो समांतर ऋजु रेखाओं द्वारा बने शीर्षाभिमुख कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसके समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लिख लेते हैं। ठीक है, दो समांतर ऋजु, सॉरी यहाँ पर ऋणु नहीं ऋजु लिखना था। ठीक है, सॉरी, ऋजु रेखाओं द्वारा बने शीर्षाभिमुख कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कितना है, 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से हमारे पास दिया हुआ है कि दो शीर्षाभिमुख कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो समांतर ऋजु रेखाओं द्वारा बने शीर्षाभिमुख कोणों का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको जानना ये है कि ऋजु रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं ये बता चुका हूँ प्रश्नावली 6 ए में ही, उसके शुरुआती वीडियो में ही मैंने बताया कि ऋजु कोण किसे कहते हैं, और उसमें कई कोण थी। ठीक है, तो वहाँ पर हम ऋजु कोण के बारे में भी जिक्र किए थे। ठीक है, तो देखिए ऋजु रेखा का मतलब होता है, या ऋजु कोण का मतलब होता है कि उस पर 180 अंश का कोण बने, वो एक सीधी रेखा हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ही हमारे पास दिया हो कि दो समांतर ऋजु रेखाएं। देखिए मान लीजिए एक ये ऋजु रेखा हमारी हो गई। ठीक है, और दूसरी ऋजु रेखा हमारी ये हो गई। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए ए हो गई और ये बी हो गई, ये दोनों रेखाएं हमारे पास हैं। ठीक है, ये दोनों रेखाएं हमारे पास कह रहा है समांतर ऋजु रेखाएं, तो हम दो समांतर ऋजु रेखा बना लिए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि बने शीर्षाभिमुख कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। अगर ये कहता कि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ऋजु रेखा का मान ज्ञात कीजिए, तो वहाँ पर कोणों का मान हम ज्ञात कर सकते थे शीर्षाभिमुख कोण का। तो शीर्षाभिमुख कोण हम जानते हैं कि तभी बनता है जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास प्रतिच्छेद नहीं कर रही है रेखा, समांतर दोनों रेखाएं आपस में समांतर रेखा है। तो समांतर रेखाओं पर हम जानते हैं कि कोई भी शीर्षाभिमुख कोण नहीं बनता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कि दो समांतर रेखाओं के बीच कोई शीर्षाभिमुख कोण नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती तथा शीर्षाभिमुख कोण नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि दो समांतर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण नहीं बनेंगे। ठीक है,
ठीक है, नहीं बनेंगे तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण हमारा 0 हो जाएगा। नहीं बनेंगे इसका मतलब उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ हम लिख देंगे। अतः शीर्षाभिमुख कोणों का मान, शीर्षाभिमुख कोणों का मान 0 होगा। ठीक है, 0 होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। ठीक है।